नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएमएफ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं आईएमएफ की पृष्ठभूमि को लेकर कि आईएमएफ की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो सभी देशों को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। यदि इसे दोबारा से खड़ा करना है तो विरोध की नीति को छोड़कर समन्वय की नीति को अपनाना होगा। इसीलिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया और इसका उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचे का निर्माण करना। इस सम्मेलन के दौरान एक संधि हुई और परिणाम स्वरूप तीन संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। एक WB, दूसरी IMF और तीसरी गैट। जो गैट है उसे 1995 में WTO के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, लेकिन इसने 1 मार्च 1947 से कार्य प्रारंभ किया था। IMF का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थापित किया गया और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग 189 है। दोस्तों, यदि आईएमएफ की संरचना की बात करें तो इसके तीन अंग हैं। नंबर एक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नंबर दो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और नंबर तीन, एमडी। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें हर एक देश का एक एक सदस्य शामिल होता है। यह सदस्य उस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर हो सकता है या वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। यह संस्था वर्ष में एक बार बैठक करती है और सभी मुद्दों पर चर्चा कर लेती है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 189। और दोस्तों, यह आईएमएफ की सबसे सर्वोच्च अंग माना जाता है, जिसमें भारत की ओर से गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें लगभग 24 मेंबर होते हैं। 24 मेंबर यह मिलकर आईएमएफ के रोजमर्रा के काम को देखते हैं। इनमें 5 जो स्थान हैं वो यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के लिए आरक्षित होते हैं, क्योंकि ये आईएमएफ के सबसे बड़े कोटा होल्डर देशों में शामिल है। दोस्तों, तीसरा जो अंग है वह है एमडी, जिसे प्रबंध निदेशक कहते हैं। प्रबंध निदेशक का जो निर्वाचन है वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है और इसका निर्वाचन 5 साल के लिए होता है, किंतु यदि एक बार कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो यह दोबारा से निर्वाचित भी हो सकता है। आईएमएफ के पहले प्रबंध निदेशक कैमेली गर्ड थे, जबकि वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। जॉर्जीवा बुल्गारिया की अर्थशास्त्री रही हैं। आईएमएफ के उद्देश्य। दोस्तों, आईएमएफ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार और वास्तविक आय को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने का प्रयास करना, विनिमय दरों की स्थिरता को बनाए रखना, भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना एवं विश्व व्यापार में वृद्धि के प्रयास करना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना एवं रोकना। आईएमएफ की यदि कार्यों की बात करें तो आईएमएफ निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर एक, सबसे प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त व्यवस्था की निगरानी करना कि किस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। यदि उसे कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसे मांगे जाने पर तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि सदस्य देशों की क्षमता का विकास हो सके, वे अपनी योजनाओं को बना सकें और योजनाओं को अच्छे से कार्यान्वित भी कर सकें। आयात नियंत्रण एवं टैरिफ में कमी लाने संबंधी महत्वपूर्ण परामर्श भी आईएमएफ देने का कार्य करता है। इसके साथ ही आईएमएफ का एक और महत्वपूर्ण काम है ऋण देने का। भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए आईएमएफ अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ताकि वे अपने भुगतान संतुलन को बना सकें और आयात करने पर किसी भी चीज़ का संतुलित रूप से पेमेंट कर सकें। दोस्तों, आईएमएफ का एक और कार्य है रिपोर्ट जारी करने का। आईएमएफ दो रिपोर्ट जारी करता है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अर्थात वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर के एंड में। अब बात करते हैं आईएमएफ का कोष निर्माण कैसे होता है। एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि आईएमएफ का प्रमुख कार्य है ऋण देना, और ऋण देने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और आईएमएफ की धन की आपूर्ति करता है प्रमुख रूप से कोटा व्यवस्था। दोस्तों, आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति के आधार पर कोटे का आवंटन किया जाता है। कोटे के अनुरूप ही संबंधित देश आईएमएफ में धन जमा करता है।
प्रत्येक देश प्रवेश के समय इस कोटे का 25% धन या तो स्वर्ण के रूप में या डॉलर के रूप में जमा करता है। यह व्यवस्था 1969 तक चलती रही। 1969 में आईएमएफ ने एसडीआर को अपना लिया। एसडीआर आईएमएफ की एक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से संबंधित देश अपने कोटे का 25% या तो एसडीआर के रूप में या डॉलर के रूप में जमा करने लगे। यहाँ स्वर्ण का स्थान एसडीआर ने ले लिया। शेष भाग जो बचता था कोटे का, वह संबंधित देश अपने मुद्रा में ही जमा करता है। इस प्रकार आईएमएफ सभी से कोटे के रूप में बहुत बड़ी धनराशि एकत्र कर लेता है और इस धनराशि के बदले सभी देशों को 0.05% ब्याज भी अदा करता है। याद रखें दोस्तों, कोटे की राशि पर संबंधित देशों को, कोटा धारक देशों को आईएमएफ 0.05% की दर से ब्याज देता है। इसके अलावा यदि किसी भी देश को भुगतान संतुलन या किसी भी प्रकार की समस्या आती है और वह आईएमएफ से लोन लेता है, तो वह आईएमएफ को 1.05% की दर से ब्याज अदा करता है। इस प्रकार आईएमएफ लोन देने के बदले ब्याज लेता है और कोटे के पैसे जमा करने के बदले ब्याज देता भी है। आईएमएफ के कोटे की गणना का आधार है जीडीपी से 50%, रिजर्व से 5%, आर्थिक खुलेपन के आधार पर 3% और आर्थिक परिवर्तनशीलता के आधार पर 15% कोटे का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एसडीआर की कि एसडीआर क्या है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आईएमएफ द्वारा आरंभ की गई एक रिजर्व मुद्रा है जिसे 1969 में आईएमएफ ने अपनाया था। दोस्तों बात यह है कि जब प्रारंभ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना के पहले जो विनिमय का मानक मुद्रा थी उसको स्वर्ण को माना जाता था, किंतु इसमें अस्थिरताएं बहुत ज़्यादा होती थी और ऐसी स्थिति में आईएमएफ की स्थापना के बाद मुद्रा एवं विनिमय दर की स्थिरता लाने के लिए कहीं ना कहीं स्वर्ण के स्थान पर डॉलर को मानक मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई और विश्व की समस्त देशों की मुद्राओं को इस डॉलर से संबोधित कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भी देश की मुद्रा का कीमत या विनिमय दर का निर्धारण किया जाएगा तो उसके लिए डॉलर को आधार माना जाएगा या डॉलर की विनिमय दर को आधार माना जाएगा। उसी के आधार पर ही उस मुद्रा का विनिमय दर तय की जाएगी। उदाहरण के तौर पर उस समय $1 बराबर 0.88 ग्राम स्वर्ण के बराबर माना गया और ₹1 बराबर 0.26 ग्राम सोने या ₹1 बराबर 0.30 डॉलर के बराबर माना गया था। यह व्यवस्था 1970 तक चलती रही, किंतु इस बीच में अमेरिका और रूस के मध्य हुए शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ती चली गई और महंगाई बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आईएमएफ ने स्वर्ण की जगह पर एसडीआर नामक एक नई मुद्रा को स्वीकार कर लिया और $1 बराबर एक एसडीआर मूल्य तय किया गया। दोस्तों ये याद रखना है कि $1 बराबर एक एसडीआर मूल्य तय किया गया था जब एसडीआर को प्रारंभ किया गया था तब, किंतु कालांतर में एसडीआर का मूल्य तय करने के लिए एक मुद्रा की पिटारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। मुद्रा की पिटारी में लगभग उन देशों को मुद्राओं को शामिल किया गया था जिनका विदेशी विनिमय बहुत ज़्यादा है और इसमें शामिल थे डॉलर, यूरो, येन और पाउंड। और इन मुद्राओं को इनकी विनिमय दर और व्यापार के आधार पर अलग अलग वेट प्रदान किया गया और उस वेट के सम्मिलित प्रभाव के आधार पर ही एसडीआर का मूल्य तय किया जाने लगा। दोस्तों याद रखना है कि पहले इस मुद्रा की पिटारी में 4 देशों की मुद्राएं शामिल थी, लेकिन 2016 में चीन की मुद्रा युआन को भी इस पिटारी में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर तय किया गया था किसी भी देश का कोटा, और कोटा जो था उसी के अनुरूप कोई भी देश एसडीआर के रूप में आईएमएफ में सहयोग देता है, जिसे हम बोलते हैं एसडीआर सहयोग। और एसडीआर सहयोग जितना कोई देश करता है उसे उतनी ही वोटिंग पावर मिलती है आईएमएफ में। तो दोस्तों याद रखना है कि उसे उतनी वोटिंग पावर मिलती जितना उसका कहीं ना कहीं एसडीआर सहयोग होता है। इसका मतलब यह है कि 17.46% के साथ अमेरिका आईएमएफ में सबसे ज़्यादा एसडीआर सहयोग करने वाला देश है और उसकी वोटिंग पावर भी 17.46% है, जबकि भारत की वोटिंग पावर है 2.76%। अर्थात भारत का एसडीआर सहयोग भी कितना होगा, 2.76%, जबकि चीन का एसडीआर सहयोग है दोस्तों 6.41% और यही इसका कहीं ना कहीं आईएमएफ में वोटिंग पावर भी होता है। दोस्तों एसडीआर
स्वर्ण एवं अमेरिकी डॉलर की इन्हीं सीमाओं के मद्देनज़र ही शुरू किया गया था। यह एक वैकल्पिक मुद्राओं के रूप में शुरू किया था, जो वैश्विक स्तर पर तरलता बढ़ाने के इसका उद्देश्य रखा गया। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। एसडीआर को पेपर गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि $1 बराबर एक एसडीआर। ये तो एसडीआर की कीमत तय की गई थी, परंतु $1 की जो कीमत थी वो थी 0.88 ग्राम सोने के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एसडीआर है वही पेपर गोल्ड भी कहलाता है। एसडीआर एक पत्र मुद्रा भी है। अब बात करते हैं विश्व बैंक एवं आईएमएफ के बीच अंतर की। दोस्तों, विश्व बैंक एवं आईएमएफ के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जैसे इस बात करते हैं कि आईएमएफ भुगतान शेष के संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए ऋण देता है। अर्थात जब किसी भी देश में भुगतान संतुलन की स्थिति हो जाती है या आर्थिक मंदी आ जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट आ जाता है, तो आईएमएफ लोन प्रदान करता है। और आईएमएफ के जो लोन होते हैं वो अल्पकालिक लोन होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबी जो है वो संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लोन देता है, और इसके जो लोन होते हैं वो दीर्घकालिक लोन होते हैं। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ जो है वो केवल देशों को लोन देता है, जबकि डब्ल्यूबी विकास के लिए लोन देता है। वो देश को भी दे सकता है और किसी कंपनी को भी दे सकता है। यहाँ पर ये समझना होगा कि यदि आईएमएफ लोन दे रहा है तो संकट से उभरने के लिए लोन दे रहा है। इसका मतलब जब कोई भी देश आईएमएफ से लोन लेता है तो विदेशी निवेशी कंपनियां अपना पैसा खींच के वहाँ से भागने लगती हैं, अर्थात देश से विदेशी कंपनी अपना पैसा निकालने लगती है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ विश्व बैंक के लोन की, तो यह विकास के लिए होता है। इसीलिए इस लोन को लेते समय विदेशी कंपनियां किसी भी देश में निवेश को बढ़ावा देती हैं। याद रखना है ये चीज़। आईएमएफ की समस्याओं की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, इसको सबसे बड़ी समस्या है विकसित देशों का दबदबा। 50% से ज़्यादा मताधिकार केवल 10 शक्तिशाली राष्ट्रों के पास है। ऐसे वह अपनी मनमानी करते हैं। दूसरी समस्या है ऋण देने से पूर्व थोपी जाने वाली शर्तें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आईएमएफ किसी भी देश को ऋण देता है तो वह उन पर कई शर्तें थोप देता है। जैसे कि भारत को 1990-91 में आर्थिक संकट के दौरान कई शर्तें थोप दी गई थी। इससे उसकी देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। तीसरी समस्या है विकसित देशों का वर्चस्व है। ये भी कहा जाता है कि आईएमएफ पर समस्त विकसित देशों का वर्चस्व है, और विकसित देश आर्थिक सहायता देने के बहाने उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं और उसका शोषण किया जाता है। और यहाँ चौथी बात है कि इसकी नीतियाँ जो होती हैं वो विकसित देशों के हितों के संरक्षण पर अधिक बल देती है, ना कि अल्प विकसित और विकासशील देशों की नीतियों के लिए। विशेष, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है, जबकि सबसे कम कोटा तुवालू का है। कोटा समीक्षा रिपोर्ट प्रति 5 साल में प्रकाशित की जाती है, और अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव के आधार पर कोटे में भी बदलाव किया जाता है। हाल ही में 2019 में 15वीं कोटा समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। और एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत मई 2003 से आईएमएफ के वित्त पोषित देशों में शामिल हो गया है। भारत आईएमएफ को ऋण देता है, ना कि आईएमएफ से ऋण लेने का कार्य करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें और अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।